हम लोग सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ कर रहे थे। प्राइमरी सोर्सेज में हम लोग 2 किए थे। कौन कौन सा कर लिए थे हम लोग प्राइमरी सोर्सेज में? कुरान किए थे, हाँ, कुरान और सुन्ना कर लिए थे। अब हमारा जो थर्ड प्राइमरी सोर्स है वो है इजमा। इजमा जिसका मीनिंग है कंसेंसस ऑफ ओपिनियंस। कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। अब ये सब चीजें आपको बड़ा आसान से क्या कहते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये जनरली हम लोग इसको सोशल एस्पेक्ट में भी सब चीजों को यूज करते हैं। फटाफट आप लोग लिख लीजिए इसको, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, इजमा। अब सिंपल सा चीज है इसमें, ठीक है ना, जो कहा गया है इसमें, जहां आपका, क्योंकि सोसाइटी क्या हो रही है, सोसाइटी लगातार चेंज हो रही है, ठीक है ना। जब किसी सॉल्यूशन का, जब किसी प्रॉब्लम को कुरान डील करके चला गया, सुन्ना डील कर दिया, इसके बाद भी सोसाइटी तो चेंज हो रही है, नई नई समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो वहां कहीं जहां पे कुरान और आपका ट्रेडिशन could not supply any rule of law for new problem, जो नई समस्या सोसाइटी के सामने आई उस पर कुछ नहीं कहा गया उनके द्वारा, कुरान के द्वारा या सुन्ना के द्वारा उसको इंटरप्रेट नहीं किया गया, एलोबरेट नहीं कभी किया गया होगा, तब हम लोग जो है इजमा का सहारा लेते हैं। ओके, जिस प्रॉब्लम्स को लेके आपका कुरान साइलेंट है, उसके बाद आपका सुन्ना साइलेंट है, कभी उसने उस प्रॉब्लम को डील नहीं किया है, कभी भी उसने उस प्रॉब्लम को डील नहीं किया है, तब हम लोग उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग इजमा का सहारा लेते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको आप लोग जब इंटरप्रेट करेंगे, जब इसको लिखेंगे आप लोग, तो लिखिएगा, व्हेन कुरान एंड ट्रेडिशंस कुड नॉट सप्लाई एनी रूल ऑफ लॉ फॉर ए न्यू प्रॉब्लम्स, द लॉ नोन पर्सन, यानी जो लॉ के जानकार हैं, जो जुरिस्ट हैं, जो अच्छे जानकार हैं किसी विधि के, जुरिस्ट पर्सन यूज टू एग्री एक मत से, अनएनमसली, एंड गेव देयर कॉमन ओपिनियन ओवर दैट पॉइंट। ओके, जिस प्रॉब्लम को लेकर साइलेंट रहा गया था, उस पॉइंट को जो लॉ के अच्छे जानकार हैं वो क्या करते हैं, एक मत से उस पॉइंट के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, उस समस्या पर जो अपनी राय देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इजमा। क्लियर? हाँ, अब इसी को आप लोग को इंटरप्रेट करना है, यही इसका बेस बात है इजमा का। ओके, अब एक जुरिस्ट हुए हैं, नाम बता देते हैं उनका, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, इन्होंने इजमा को डिफाइन किया है। आप लोग इसका डिफिनेशन इनका जो है साइट कीजिएगा, एग्जाम में लिखिएगा आप लोग। अब्दुल रहीम, एग्रीमेंट ऑफ द ज्यूरिस्ट, इसको आप लोग साइट कीजिएगा, अगर यह बुक में होगा तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। एग्रीमेंट ऑफ द ज्यूरिस्ट among the followers of the Prophet Muhammad in a particular age on a particular question, किसी खास विषय को लेकर किसी खास समय में, ठीक है ना, प्रॉफेट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स हुए, फ्यूचर में, आने वाले समय में उनके जो फॉलोअर्स हुए, उनके द्वारा किसी खास विषय को लेकर
ठीक है ना, किसी खास समस्या को लेकर, ठीक है ना, जो कुछ कहा गया उसी को, ठीक है ना, इजमा माना गया, और वही थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हुआ। क्लियर? एकदम सिंपल सिंपल चीज है, आप लोगों को एकदम आराम से इसको लैंग्वेज को लिखना है एग्जाम में, और समझ ही रहे हैं कि हम बस देखना है कि डेवलप कैसे हुआ, ठीक है ना। सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में यही देखते हैं हम लोग कि फ्यूचर में किसी चीज, कोई लॉ जो है वो किस किस तरीके से डेवलप हुआ। हम लोग कुरान देखे, ठीक है, एक समय था, ठीक है ना, जब उस मुस्लिम एरा का उद्भव हो रहा था, कुरान को माना गया, ठीक है ना, ट्रेडिशंस को माना गया, एक ट्रेडिशंस, उसके बाद का समय कुरान का समय चला गया, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद जो डायरेक्टली वो आए थे वो समय चला गया। उसके बाद उनके जो कंपेनियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताना शुरू किया, जिसको हम लोग ट्रेडिशंस की तरह मानने लगे, वो एक काल था, वो समय चला गया। इसके बाद सोसाइटी बदलते रहा, ऑब्वियसली बात है, सोसाइटी जो है वो रिफॉर्म होता रहता है, ट्रांसफॉर्म होते रहता है। उसके बाद अब जो है एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। जब नई समस्या उत्पन्न हो गई तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए जो जुरिस्ट लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, ठीक है ना, वह सब सर्वसम्मति से किसी चीज को लेकर कोई अगर फैसला कर देते थे, ठीक है ना, कोई चीज बता देते थे, तो उसको जो है सोर्स ऑफ, फ्यूचर में जाकर, ठीक है ना, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इजमा, ठीक है ना। ओके, क्लियर? अब ये जो आपका सोर्स है, ठीक है ना, ये एक्चुअली क्या हुआ, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका सोसाइटी में, इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है इसका। तो भाई क्यों महत्वपूर्ण रोल इसको माना गया है? इसीलिए माना गया है कि पहले की परिस्थिति में और अब के परिस्थिति में बहुत का फर्क है। बात समझ रहे हैं? जो पहले सोशल कल्चर था, सोशो इकोनॉमिक कल्चर जो पहले रहा होगा, आज से 50-100 साल, 200 साल पहले, 300 साल पहले, और अब के सोशल कल्चर में बहुत का फर्क है। तो आप एज इट इज ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नई समस्या उत्पन्न हो रही है, रोज नई नई बातें हो रही हैं, नए नए कल्चर डेवलप हो रहे हैं अमॉन्ग्स द मुस्लिम्स। तो इस चीज के लिए जो इजमा है हमारा, ठीक है ना, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। ओके, अब देखिए, जब इजमा को डिराइव किया जाता है तो कहता है कि 3 तरीके से इसको डिराइव किया जाता है। जब आप काइंड्स ऑफ इजमा देखेंगे तो ये 3 तरीके का है। सबसे पहले इजमा ऑफ द कंपेनियंस। कंपेनियन का मतलब बताए ही थे, इजमा ऑफ द कंपेनियन, ठीक है ना। प्रॉफेट मोहम्मद के जो कंपेनियन थे, इसको मोस्ट रिलायबल भी मानते हैं हम लोग इजमा के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के जो कंपेनियन थे उनके द्वारा यह बताया जाता था, जो उनके बहुत क्लोज में रहे होंगे, किसी तरह से कनेक्टेड रहे होंगे, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद, ठीक है ना, उनके द्वारा इस चीज पर जो है डील, इस प्रॉब्लम को डील किया जाता था। यह माना जाता था कि कंपेनियंस वेयर द बेस्ट पर्सन टू एक्ट एज ज्यूरिस्ट, यानी कि इनको क्या माना जाता था, इनको माना जाता था कि बेस्ट ज्यूरिस्ट हैं, अच्छे जानकार हैं। ओके, तो ये किसी बात को लेकर अगर एक मत होते थे और उस प्रॉब्लम को डील करते थे, तो इनको हम लोग बोलते थे इजमा ऑफ द कंपेनियन। फिर उसके बाद इजमा ऑफ द ज्यूरिस्ट, इजमा ऑफ द ज्यूरिस्ट, इसके अंदर कंपेनियन को छोड़कर, अदर देन कंपेनियन, जो कंपेनियन थे, ठीक है, उनका कार्यकाल रहा होगा, उनको छोड़कर और कोई ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट का मतलब होता है जो लॉ के जानकार हैं, लॉ नोन पर्सन, जो विधि के अच्छे जानकार हैं, उनके द्वारा जो चीजें कहा जाता था, किसी प्रॉब्लम को लेकर जो एक मत से बताया जाता था, उसको हम लोग बोलते थे इजमा ऑफ द ज्यूरिस्ट। ओके, थर्ड है इजमा ऑफ द पीपल, तीसरा है इजमा ऑफ द पीपल।
इसमें जो बहुत सारे बहुमत से जो सामान्य जन के लोग किसी चीज को डील करते थे उसको हम लोग बोलते थे इज्मा ऑफ द पीपल। ओके, ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, इसको हम लोग बोलते थे इज्मा ऑफ द पीपल। ये तीन तरीके से इज्मा काम करता है। क्लियर? बताते चलिएगा, कोई दिक्कत? आनंद, वंदना, रंजीत, चित्रांशी, पूजा, नेहा, एकदम सिंपल सिंपल एकदम फ्लैट है, पढ़ते चलिएगा आप लोग। इतनी चीज को डील करना है आपको एग्जाम में इज्मा को लेकर। इसके बाद रोल ऑफ इज्मा बता ही दिए हैं, इसका क्या रोल है, इसका क्या सोशल एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात, दो तीन चीज बता देते हैं इज्मा को लेकर आप लोगों को। तो सबसे पहला बता दिए कि सोसाइटी चेंज हो रही है, नीड्स चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है सोसाइटी में। तो आपका कुरान एंड ट्रेडिशन जो है ना, वो क्या, जब कुरान को हम एलोबरेट कर रहे थे तो बताए थे कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो वो क्या था आपका, अनचेंजेबल था, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। वो बहुत ही स्ट्रिक्टली बात बोल रहा है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन नई समस्याओं को डील करने के लिए, ठीक है ना, नई समस्या तो नए समय के साथ उत्पन्न होता रहता है, तो उसको डील करने के लिए कुरान साइलेंट हो गया, ठीक है ना, ट्रेडिशंस आपका साइलेंट है। अब नई समस्या को कैसे आप डील करेंगे? तो नई समस्या को डील करने में इज्मा का बहुत बड़ा रोल है। इसको हम लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं, इसको प्रोग्रेसिव सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, और यह हमेशा काम करता है, समझे? इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इज्मा का। यह आपको ओपन डोर देता है, आपको कुरान और जहां ट्रेडिशन, ठीक है ना, वो आपको ओपन डोर नहीं देता है। वो जिस बात को लेकर जो चीज कह दिया गया है, ठीक है ना, वो अनचेंजेबल है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, अपने हिसाब से सेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन इज्मा जो है वह आपको प्रोग्रेसिव सोर्स बोलते हैं इसको हम लोग। यह एक आपको ओपन स्काई देता है कि नई समस्या आते रहेंगी, जुरिस्ट लोग उस पर क्या करेंगे, अपनी टीका टिप्पणी करते रहेंगे। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, यानी कि जहां पे कुरान और ट्रेडिशन को रिजिड माना गया है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है ना, हम नो चेंज वाज पॉसिबल इन द कुरान, जानते ही हैं हम लोग, वहां इसको हम लोग कहते हैं कि यह बहुत प्रोग्रेसिव है, बदलता रहता है यह भी, ठीक है ना। नए नए आइडियाज को, नए नए चीजों के लिए यह क्या करता है, अपने दरवाजे खोल कर रखा है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें इज्मा में? अब फोर्थ आ जाइए आप लोग। फोर्थ, कियास, एनालॉजिकल डिडक्शन। सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के अंदर जो है प्राइमरी सोर्सेस में चौथा कियास, QIYAS, कियास, एनालॉजिकल डिडक्शन। अगर आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोग एनालॉजिकल पढ़े होंगे, एनालॉजिकल डिडक्शन, यही रीजनिंग है। ये कोई रीजनिंग पढ़े हैं? कंप्यूटर की तैयारी में रीजनिंग पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं? रीजनिंग कोई नहीं पढ़े हैं आप लोग आज तक? पढ़े हैं? उसमें हाँ, तो उसमें एनालॉजिकल पढ़े हैं। एनालॉजिकल में इस तरह, हाँ, आप ऐसे ऐसे देखिएगा, बड़ा वो बोले ना कि एकदम चीजें बड़ा आसान है। आप देखे होंगे एक रहा, हाँ, एक रहता था, नहीं डिबेट नहीं, एक रहता था क्वेश्चन सेक्शन और उसी का रहता था आंसर सेक्शन। कि मान लीजिए कि यहां पे 4 फूल बना हुआ है, एक फूल गायब हो गया, 3 फूल है, 3 फूल के बाद एक गायब हो गया, 2 फूल है, लास्ट में बचा 1 फूल। तो आपको आंसर सेक्शन में एक चीज दिया हुआ रहता था और बोलता था कि इसका अब क्या आंसर होगा लास्ट में। तो आपको ऊपर जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को देखना था कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया है।
उसके आधार पर यह प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना था, इसका आंसर निकालना था। ये पढ़े थे? नहीं पढ़े होंगे आप लोग। मैंने ऊपर के जो प्रश्न जिस तरीके से, हाँ पैटर्न, हाँ कौन सा, हाँ एक, हाँ ऑप्शन में रहता था वो चीजें। हाँ तो एनालॉजिकल डिडक्शन में वही चीज किया जाता है, कियास वही कर ही रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आपका तीनों प्राइमरी सोर्स कुरान है, सुन्नत है, इजमा है, तीनों प्राइमरी सोर्स किसी चीज को लेकर साइलेंट है। ओके, इसको हम लोग मेजरमेंट भी बोलते हैं, कियास को मेजरमेंट। देखिएगा इसका वर्डोलॉजी में मेजरमेंट लिखा हुआ होगा। इफ देयर वाज ओनली प्रॉब्लम बिफोर द सोसाइटी ऑन विच द टेक्स्ट वेयर साइलेंट, ना कुरान कुछ उस पर रोशनी डाला है, ना सुन्ना में कहीं उसका जिक्र है, उसके बाद ना आपको जो है ये जो आपका जो कियास है, सॉरी इजमा है, इजमा पे कुछ दृष्टि ने कोई ओपिनियन नहीं दिया है। तो अब इसमें ये एक मेथड है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं बिटवीन द सेम प्रॉब्लम्स, और कंपेयर करने के बाद, ठीक है ना, हम उसमें से क्या निकालते हैं, रीजनिंग निकालते हैं, रीजन निकालते हैं, सेंस निकालते हैं, और उस सेंस के आधार पे क्या करते हैं, हम उसको डिडक्ट करके उसको हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग बताते हैं। दो प्रॉब्लम, अभी एक कोई समस्या आ जाए इस तरीके से, ठीक है ना, जहां की कुरान जो है वो साइलेंट है, तीनों प्राइमरी सोर्स मेरा साइलेंट है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा, तो ऑप्शन मेरे पास यही बचेगा इसमें जो होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट में हमारे, ठीक है ना, किसी भी टेक्स्ट में किस तरीके से डील किया गया था, समझे। हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, इस प्रॉब्लम को पिछले वाले किसी प्रॉब्लम से एस्टेब्लिश करते हैं। ए सिमिलरिटी वाज एस्टेब्लिश बिटवीन ए न्यू प्रॉब्लम एंड आइडेंटिकल प्रॉब्लम गिवन इन द टेक्स्ट। और उसके बाद क्या करते हैं, सिमिलरिटी जब करने के बाद उसमें रीजन और सेंस ढूंढते हैं, उस टेक्स्ट में जो वो चीजें लिखा गया होगा उसका क्या सेंस रहा होगा। क्लियर, समझे। हाँ, उसके बाद कॉमन कॉज, दोनों का जो हमारा कॉमन कॉज है उसको निकालने के बाद, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो अभी जस्ट बता रहे थे एनालॉजी में, जो पैटर्न बता रहे थे कि ऊपर वाला जिस पैटर्न से सॉल्व हुआ है नीचे वाले को उसी पैटर्न से सॉल्व करते हैं हम लोग। पैटर्न वाला प्रॉब्लम बनाए भी होंगे। कॉमन कॉज ऑफ टू प्रॉब्लम्स वाज फाउंड एंड एनालॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू गिवन प्रॉब्लम, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें से क्या करते हैं, हम लोग आंसर ढूंढते हैं जो कि अवेलेबल है टेक्स्ट में, उस तरह का जो प्रॉब्लम, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, हम लोग डिडक्शन करते हैं। जब हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, आफ्टर द एस्टेब्लिशिंग द एनालॉजी द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम गिवन द टेक्स्ट वाज अप्लाइड टू द न्यू प्रॉब्लम, डिडक्ट कर देते हैं बाकी पोर्शन को, और जो आपका सही आंसर होता है उसमें से हम लोग ढूंढ लेते हैं। ओके, यहां पे एक्चुअली ये सेंस से काम करता है, इसका वर्ड जो है इस सेंस से काम करता है, रीजन से काम करता है। इसलिए बोले कि अगर आप लोग ये मतलब क्या कहते हैं, अगर रीजनिंग में ये चीज नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत सिंपल सा चीज है। आप लोग जो रीजनिंग में देखेंगे, ऊपर में क्या देखे हैं, एक आदमी लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, ये प्रॉब्लम देखा और वो घर पहुंच गया। नीचे जब नया हम लोग जब उसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं, जब इसका एक प्रॉब्लम ढूंढता है हम लोगों को, तो हम लोग भी क्या करते हैं, उस फिगर को लेफ्ट टर्न करते हैं, लेफ्ट टर्न करते हैं, लेफ्ट टर्न करते हैं। जिस पैटर्न से ऊपर रहता है उसी पैटर्न से हम लोग नीचे जो है उसके आंसर को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो आपको ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन से डिडक्ट कर देते हैं कि इसका सुटेबल सही आंसर क्या होगा। समझे आनंद, यही चीज किया जाता है कियास में। जो
प्रॉब्लम है, जो अभी सोसाइटी में जो नई प्रॉब्लम आई है, उसका हम लोग आइडेंटिकल प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि टेक्स्ट में कहां उसका जिक्र है, और उसके बाद जो करते हैं फिर वहां पे उसका सेंस ढूंढते हैं, किस सेंस से, किस रीजन से इसका यह जवाब दिया गया होगा, और उसी सेंस को हम लोग क्या करते हैं, यहां अप्लाई करते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। हाँ, लैंडमार्क है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, एक सिंपल सा एक वर्ड समझ लीजिए। इसमें कुछ भी चीजों को जो है हम इन्वेंशन नहीं करते हैं। इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर समझते हैं आप लोग ना। इन्वेंशन में हम लोग कोई चीज नया क्रिएट करते हैं, और डिस्कवरी में जो चीजें पहले से ही रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सामने लाते हैं। तो ये एक डिस्कवर्ड है, ठीक है ना। ये जो लॉ है, इट डिस्कवर फ्रॉम द स्पिरिट और द इंप्लाइड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो चीजें लिखा गया है, पहले ऑलरेडी से ही पहले से लिखा गया है, उससे हम लोग किसी चीज को डिस्कवर करते हैं। समझे? यही है आपका, हाँ यही है आपका क्यास। और जो आपका दो स्कूल हम लोग पढ़ते हैं, मिनिमम वो जनरली सिया स्कूल और सुन्नी स्कूल पढ़ते हैं। सिया स्कूल वाले इसको नहीं फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो सिया स्कूल के फॉलोअर्स हैं, जो सिया स्कूल को मानते हैं, वह कियास को सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं मानते हैं। और क्यों नहीं मानते ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्यों नहीं मानते हैं, गेस करो जरा। हाँ, कुरान और ट्रेडिशंस को, हाँ हाँ, पैगंबर को मानते हैं। तो ये सब जो ये कहा गया है, ये इन पर सिया का जो राय है, कहा यह किसी तरह का सोर्स है ही नहीं। इस स्कूल के जो मानने वाले लोग हैं, यह कहता है ये तो आपका एनालॉजी है ना, ये तो आप इसको इंटरप्रेट किए हैं, हम इसको सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं मानते हैं। बट सुन्नी स्कूल वाले जो हैं इसको भी मानते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? बोलिएगा। हाँ, सिंपल सा क्यास में है, बहुत आसान चीज है भी ये। एक प्रॉब्लम जो सोसाइटी में नई प्रॉब्लम कोई आई, आइडेंटिकल प्रॉब्लम को ढूंढते हैं हम लोग, इस तरह की समस्या और कहीं पे कब किसी टेक्स्ट में लिखा गया है, आइडेंटिकल प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, और जिस पैटर्न से उसको सॉल्व किया जाता है, हम लोग उसी पैटर्न से यहाँ पे क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग डील करते हैं। यही है आपका कियास, जो लोग आपको दैट इज फर्क उसमें फर्क ये है कि वो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, वो किसी कोर्ट के द्वारा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। बट यहां पे हम लोग टेक्स्ट से ढूंढते हैं। आपके पास जो जो टेक्स्ट है आपके पास, जो धर्म ग्रंथ है आपके पास, उसमें से ढूंढते हैं हम लोग। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, तो ये आपका, हाँ, प्राइमरी सोर्स आपका कंप्लीट। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग अच्छे से। अब आइए सेकेंडरी सोर्स में आते हैं आप लोग। सेकेंडरी सोर्स बड़ा आसान है, तो सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सबसे पहला इसमें कस्टम। कस्टम, इसको उर्दू में उर्फ बोलते हैं, URF, उर्फ, कस्टम। कस्टम आप लोग पढ़े ही हैं, हिंदू लॉ में भी कस्टम पढ़े हैं, जनरली हर एक जगह कस्टम, इंटरनेशनल लॉ में भी कस्टम पढ़े होंगे। कस्टम इज द सोर्स ऑफ एनी लॉ। कस्टम समझते ही हैं? बोलिएगा। हाँ, कस्टम,
हाँ, कस्टम का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है ना, जो लंबे समय से प्रैक्टिसेस में है, जो बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, जिसको बीच में कहीं भी जो है तोड़ा नहीं गया है, लंबे समय से वह प्रैक्टिसेस में है, किसी खास प्लेस में, किसी खास कम्युनिटी के द्वारा, किसी खास घर में, कहीं भी अगर वो चीजें फॉलो होते आ रही है लंबे समय से, उसको हम लोग वहां का कस्टम बोलते हैं हम, ठीक है। ओके, हाँ, तो एक तो ये चीजें हैं। दूसरा जो कस्टम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कस्टम को कहा गया है कस्टम शुड बी रीजनेबल। यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद जब कुछ कस्टम्स को देख रहे थे तो उसमें बहुत सारा ऐसा कस्टम्स था, ठीक है ना, जिनको कि बैड माने थे, वो एविल माने थे या सोशल एविल माने थे वो, तो उसको वहां पे उन्होंने क्या किया था, रोक दिया था, और उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया जाने लगा। तो इसीलिए कस्टम शुड बी रीजनेबल। कस्टम जो है सबसे पहले तो लंबे समय से प्रैक्टिसेस में होनी चाहिए, और दूसरा है कि वह रीजनेबल होना चाहिए, जिसके पीछे कुछ तर्क हो, जिसके पीछे कुछ सेंस हो। ओके ओके, दो हो गया। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ये डील करना है आपको, नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि बार बार आप लोग को जिक्र करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी इज द सुप्रीम लॉ, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी इज द सुप्रीम लॉ। यह कहीं पे फॉर्मल सोर्स इसको मानते नहीं हैं हम लोग, लेकिन चूंकि यह लंबे समय से प्रैक्टिसेस में रहा है, और अब तो बोल रहे हैं कि ये रीजनेबल भी होना चाहिए। पहले तो हम लोग रीजन भी नहीं ढूंढते थे उसके पीछे, लेकिन रीजनेबल भी होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के लिए सुटेबल भी होना चाहिए। अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है कोई ऐसा कस्टम, तो उस कस्टम को हम लोग सोशल एविल के तौर पे मानते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब तो कुछ है नहीं, फर्स्ट टर्म में तो इतना ही हम लोग देखेंगे। सेकंड नंबर आइएगा, सेकंड नंबर जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन भी आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जानते ही हैं आप लोग कि किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, हमारे यहाँ हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, जो फैसला किसी विषय पर अगर किसी कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है, तो जो लोअर कोर्ट होता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, उसमें वह बाइंडिंग होता है। ओके, तो वह भी लॉ बन जाता है। तो किसी तो ये हर एक रिलीजन के लिए ये जो आपका जुडिशियल डिसीजन है वह सोर्स ऑफ लॉ है। चाहे हिंदू पर्सनल लॉ पढ़िए, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़िए, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जो जुडिशियल डिसीजन है वह क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है। एक केस है इसमें, बड़ा अच्छा केस है, ठीक है ना, कथिसा उम्मा, लिख लीजिए आप लोग केस का नाम, KATHEESA, उम्मा, UMMA, अम्मा होगा, अम्मा, वर्सेस NARYANATH, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, NARYANATH, कुन्हामू, KUNHAMU, कुन्हामू।
ये 1964 का केस है, सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का 1964। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए गिफ्ट बाय ए हस्बैंड टू हिज माइनर वाइफ, आप समझिएगा, सिचुएशन देखिएगा इसका, किसी भी पति के द्वारा, मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, अपने माइनर वाइफ को अगर कोई गिफ्ट दिया गया, ए गिफ्ट बाय हस्बैंड टू हिज माइनर वाइफ एबव द एज ऑफ 15 ईयर्स, जिसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है। ओके, माइनर है, 15 साल से ज्यादा है बट 18 साल से कम है, बट अंडर एज 18 ईयर्स, ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे, इज वैलिड इवन इफ द गिफ्ट वाज एक्सेप्टेड बाय एनी इनकम्पिटेंट गार्जियन अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस तरह के गिफ्ट को वैलिड माना अगर कोई पति अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट दिया जिसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है बट 18 साल से कम है, और गिफ्ट को जो एक्सेप्ट किया गया वह इनकम्पिटेंट गार्जियन के द्वारा किया गया, जो गार्जियन खुद इनकम्पिटेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के गिफ्ट को वैलिड माना। ओके, और जब आप मुस्लिम लॉ को देखेंगे, अंडर मुस्लिम लॉ, तो इसमें कहा गया था क्या कि इस तरह का गिफ्ट जो होगा वह इनवैलिड होगा, लिखा हुआ होगा भी आई थिंक, ऑल्दो सच ए गिफ्ट वाज इनवैलिड अंडर मुस्लिम लॉ। यह पहले गिफ्ट को इनवैलिड माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया तो उसके बाद क्या हुआ, जब नया एपोपुलेट हुआ तो कहता है कि उसके बाद इस तरह के गिफ्ट को वैलिड माना जाने लगा मुस्लिम लॉ में भी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी चीज को लेकर जो फैसला कर दिया जाता है वो बाइंडिंग हो जाता है लोगों के लिए, और वह धीरे धीरे लॉ के रूप में डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन ये था कि मुस्लिम लॉ में, ठीक है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो प्योर लॉ है मुस्लिम का, वहां पे है कि जब भी कोई गिफ्ट दिया जाता है अगर वह माइनर है तो उसका जो गार्जियन है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, यही नियम है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि वो गार्जियन खुद इनकम्पिटेंट है, तो जब गार्जियन इनकम्पिटेंट है तो वो तो एक्सेप्टेंस देने के लिए योग्य नहीं है, तो जो गिफ्ट होना चाहिए वो इनवैलिड हो जाना चाहिए। बात समझे? हाँ, क्योंकि जब माइनर है तो गार्जियन किसी उसके बिहाफ पर कोई दूसरा ना इसको एक्सेप्ट करेगा, ये तो हम लोग हर जगह देखते हैं, हम लोग ये तो हर जगह अप्लाई है कि गार्जियन तो कंपिटेंट होना चाहिए ना, जहां गार्जियन के कंसेंट की जरूरत है वहां तो गार्जियन जो है कंपिटेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पे इनकम्पिटेंट है जो कि इनवैलिड है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, प्योर मुस्लिम लॉ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आया कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है और 18 साल से कम है तो माइनर हो गई एक्चुअली, ठीक है ना, 18 से ऊपर अगर ऊपर है तो खुद कंसेंट देने के लिए वह सक्षम है। लेकिन यहां क्या सिचुएशन है, यहां सिचुएशन है कि 15 साल से ज्यादा है और 18 साल से कम है, और उसके बिहाफ पर जो गार्जियन एक्सेप्ट किया वो इनकम्पिटेंट है, तो कोर्ट इसको माना कि यह वैलिड है, तो इसको इन फ्यूचर में जाकर फिर इसको वैलिड माना जाने लगा। यही आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन ये तो बहुत सिंपल है, इसको आराम से आप लोग एलोबरेट कर लीजिएगा कि लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। इंडिया में जो है लॉ मेकिंग बॉडी हमारा क्या है, लेजिस्लेशन है, ठीक है ना। और किसी भी चीज को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी इशू को लेकर जो लॉ बनाती है वो हमारा लॉ मेकिंग बॉडी जो है लेजिस्लेशन, जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट का अपना लेजिस्लेचर जो है, ठीक है ना, वह लॉ बनाती है। तो उनके द्वारा बनाया गया लॉ वह भी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब इनके द्वारा बनाया गया बहुत सारा लॉ है, आप एक दो लिख भी लीजिए आप लोग। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930, द मुसलमान वक्फ
WAQF वैलिडेटिंग एक्ट 1930 1913 में बना था यह। इसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत जिसको बोलते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 जो लेजिस्लेशन बनाया है लॉ, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ओके। ये सब सारा लॉ जो है वो लेजिस्लेशन बना रहा है। क्लियर? इसमें तो कुछ बहुत सब कुछ इसमें आप लोग जानते ही हैं इसमें, ओके। चित्रांशी क्लियर? और फोर्थ नंबर है आपका इसमें जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। ये आप लोग को हम हिंदू लॉ में भी पढ़ाए थे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जानते हैं क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बताइए। समानता नहीं, इक्विटी मतलब समानता नहीं होता है। साम्य होता है कि समान होता है। इक्वलिटी मतलब समानता होता है। इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, हाँ फेयर हुआ, हाँ नहीं वो तो इक्वलिटी हो गया। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि बेसिक बात बताते हैं। इक्विटी का मतलब या गुड कंसाइंस का मतलब होता है, या जस्टिस जो हम लोग पढ़ते हैं पूरा एक साल, जस्टिस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है ना, जिस चीज पर कहीं कोई चर्चा नहीं किया जा सकता है। आप हर चीज को लिख नहीं सकते हैं, राइट डाउन करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन न्याय के लिए क्या होता है, ठीक है ना, आपको अपने विवेक से कुछ अलग हटकर, ठीक है ना, ताकि न्याय बचा रहे, इसके लिए आप कुछ करते हैं। आप अपने विवेक से, स्वविवेक से, गुड कंसाइंस में, ठीक है ना, और जस्टिस हो पाए। तो अगर आप उसको बहुत लीगल तरीके से देखिएगा तो आपको अनजस्ट लगेगा, लेकिन उस सर्कमस्टांसेस में, उस परिस्थिति में वो चीजें आपको सही लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अच्छा से समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए एक बहुत भूखा आदमी है, ओके, वो किसी के घर में घुसा और 2 रोटी चुरा कर भाग गया। आईपीसी थेफ्ट लगेगा कि नहीं लगेगा उस पर, बताइए। लगना चाहिए लॉ के हिसाब से? नो सर, क्यों? हाँ नहीं नहीं, वही कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? रोटी चोरी चोरी नहीं है। अब हमको पैसे की जरूरत हो जाए, मान लो हमको मूवी देखना है, पैसे की जरूरत हो जाए, ठीक है, और हम किसी का पैसा चुरा ले तो वो चोरी नहीं होगा? अच्छा, पैसा चुराना चोरी है, रोटी चुराना चोरी नहीं है। ये कोई लॉ आपको यह अधिकार नहीं देता कि किसी दूसरे घर से रोटी चुरा लें आप। लॉ तो यही ना कहता है, क्या बोले कि अगर आप लॉ के दृष्टि से सोचने लग जाइएगा, ठीक है ना, तो फिर आपको अलग तरह का सेंस क्रिएट होगा। लेकिन अगर इक्विटी से सोचिएगा, गुड कंसाइंस में सोचिएगा, तो फिर आपको अलग व्यू नजर आएगा। यही है गुड कंसाइंस, इक्विटी। समझे राहुल? तो अब कोई जज, हाँ, अब कोई जज इस चीज का फैसला करने के लिए आईपीसी पलटने लग जाए तो फिर अन्याय हो जाएगा। ओके, तो फिर जस्टिस नहीं हो पाया। हाँ, एक बुझा 4 दिन से भूखा था और वह घर में घुसा, सिर्फ 2 रोटी चुरा कर भाग गया। आप थेफ्ट लगा रहे हैं, तो फिर वहां पे लॉ की दृष्टि से देखिएगा तो आप आईपीसी पलटना पड़ेगा आपको, बट वहां पे गुड कंसाइंस काम करना चाहिए, इक्विटी काम करना चाहिए। यही है इक्विटी, गुड कंसाइंस। एक डिसीजन जो हम बार बार लोगों को सुनाते भी, हम पेपर में पढ़े भी थे कहीं पे। एक लड़का क्या किया, 16-17 साल का एक लड़का था, वो किसी मंदिर के आगे से चप्पल चुरा लिया।
समझे, चप्पल चुरा के चला गया, भाग गया। उसको पुलिस पकड़ी और उसको कोर्ट के सामने लाई। आईपीसी, हाँ वो पढ़े होंगे आप लोग भी, बताए भी होंगे आप लोगों को। तो क्या उसमें हुआ था, उसमें था कि हाँ बताए थे आप लोगों को। अब इक्विटी वहां पे काम किया। अब 17 साल के 17 साल के बच्चे पर अगर आप एफआईआर करवा देते हैं तो इनको इन फ्यूचर उसकी लाइफ खराब हो सकती है, नहीं खराब हो सकती है कि उस पर एफआईआर बना हुआ रहेगा, कोई सरकारी नौकरी ढंग का नहीं मिलेगा, बाल सुधार गृह में जाएगा, बहुत बड़ा क्रिमिनल बनकर निकलेगा वो, यह भी तो हो सकता है। अब वहां पे गुड कंसाइंस इक्विटी, उसको कहा कि तुम जो है 7 दिन तक मंदिर साफ करोगे। ये कहीं ये पनिशमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ है आपके आईपीसी में, किसी भी ऑफेंस में ये पनिशमेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जज का अपना इक्विटी है, गुड कंसाइंस जस्टिस के लिए उन्होंने कहा कि तुम गलत किए हो, तुमको लगना चाहिए तुम गलत किए हो, मंदिर साफ करो तुम 7 दिन तक सुबह शाम। तो यही है आपका इक्विटी गुड कंसाइंस कि सर्कमस्टेंस, हर एक चीज के लिए आप किसी भी लॉ के बुक में या कहीं पे आप लिख नहीं सकते हैं। तो जो सर्कमस्टेंशियल जो भी चीजें होंगी इन फ्यूचर में, ठीक है ना, आपका अपना विवेक है, उस विवेक के आधार पे जो आपको जस्ट के लिए, न्याय के लिए फेयर लगेगा, आप वह काम करेंगे। और वह सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, सोर्सेस ऑफ एनी लॉ, कुछ भी बन जाएगा वो। क्लियर? यही है आपका सोर्सेस। इसी को आप लोग प्रिपेयर करेंगे और हमको आंसर लिखकर भेजेंगे आप लोग।